हाँ चलिए भाई लिखना शुरू करें। अगली हेडिंग लगाएगा सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जो होता है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। और क्या होता है इसका फार्मूला, साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। अच्छा, कल की क्लास में हमने क्या सीखा है, जब भी अल्फा प्लस बीटा कोण दिखाना हो दो वेक्टरों के बीच का, तो एक वेक्टर एक्स अक्ष के ऊपर रखते हैं, एक वेक्टर एक्स अक्ष के नीचे रखते हैं। और जब अल्फा माइनस बीटा कोण दिखाना हो तो दोनों वेक्टरों के एक्स अक्ष के ऊपर ही रखते हैं। तो चलिए बना लीजिए फिगर सब लोग जल्दी से। ठीक है, ये वाई डैश है, ये वाई है, और ये यहाँ पे एक्स अक्ष, इसकी इकाई सदिश आई कैप, ये जे कैप और ये माइनस का जे कैप, ये ओ ए और ये ओ बी। ठीक है भाई, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये कोण अल्फा है, ये बीटा है, पूरा कोण आ गया दोनों के बीच का अल्फा प्लस बीटा। हाँ भाई, इतना तो समझ में आ गया होगा, नहीं है समझ? हाँ, थोड़ा स्पीड के साथ बना लीजिए। लिखेंगे माना, लिखो लिखो, माना एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की इकाई सदिश क्रमशः आई कैप तथा जे कैप है। माना एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, माना एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की इकाई सदिश क्रमशः, माना एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की इकाई सदिश क्रमशः, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की इकाई सदिश क्रमशः आई कैप तथा जे कैप है। तथा वेक्टर ए, तथा वेक्टर ए क्या लिखे, माना एक्स तथा वाई अक्ष की इकाई सदिश क्रमशः आई कैप तथा जे कैप है। लिख गया, माना एक्स तथा वाई अक्ष की इकाई सदिश क्रमशः आई कैप तथा जे कैप है, आई कैप तथा जे कैप है। फिर क्या लिखे, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के एक्स से झुकाव क्रमशः, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के एक्स से झुकाव क्रमशः, के एक्स से झुकाव क्रमशः अल्फा तथा बीटा से झुकाव क्रमशः, झुकाव क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। अब जल्दी से मुझे बताइएगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्या पता है वेक्टर ए की इकाई सदिश क्या होगी? फिर भूल गए, कल बताए इकाई सदिश ए कैप बराबर वेक्टर ए एक्स से कितना कोण बनाता है, अल्फा। तो इकाई सदिश आई कैप कास अल्फा प्लस जे कैप साइन अल्फा। वेक्टर बी की इकाई सदिश बी कैप, हाँ बी कैप, बी कैप क्या होगी बताओ, आई कैप कॉस अल्फा माइनस, नहीं अल्फा थोड़ा बीटा होगा ना, आई कैप कॉस बीटा माइनस जे कैप साइन बीटा। लिख लीजिए, कल भी तो किए हैं ये। बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, बोलो। वेक्टर ए की इकाई सदिश ए कैप हो गई, वेक्टर बी की इकाई सदिश बी कैप हो गई। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल हम किए क्या थे, अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है 100% कि वेक्टर ए वेक्टर बी, जिस दिशा में वेक्टर ए लगा उसी दिशा में ए कैप लग जाता है, उसी दिशा में बी कैप लग जाता है। कुल मिला के वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का कोण कितना, वही कोण अर्थात ए कैप बी कैप के बीच होगा। नहीं समझ पाए आप, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, तो ए कैप बी कैप के बीच का कोण भी अल्फा प्लस बीटा होगा, क्योंकि ए कैप इसी दिशा में लगा है, बी कैप भी इसी दिशा में लगा है। क्या समझ में? तो नाउ देखो, कल हम दोनों के इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए थे क्योंकि कास लाना था, आज क्या लाना है, साइन। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। नाउ ए कैप क्रॉस बी कैप, नहीं समझ में? अरे बोल नहीं रहे, जे कैप साइन अल्फा क्रॉस आई कैप कॉस बीटा माइनस जे कैप साइन बीटा, जे कैप साइन बीटा। आप सुनिए, लिख गया भाई? अब सुनो देखो, ए कैप क्रॉस बी कैप बराबर, देखो आई क्रॉस आई की वैल्यू 0, इधर देखना सब लोग, आई क्रॉस आई की वैल्यू 0। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप सुनते जाइएगा बस। आई क्रॉस आई की वैल्यू
जीरो, आई क्रॉस जे प्लस के कैप, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या आएगा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप। अब सुनो, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, क्योंकि जे के बाद के आता है चक्रीय क्रम में, तो जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के कैप, तो माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा के कैप, ठीक, और जे क्रॉस जे अगेन जीरो हो गया। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से करेंगे क्या आप लोग, एक ए कैप क्रॉस बी कैप, माइनस के कैप चलिए कॉमन ले लीजिए माइनस के कैप, तो ये पहले हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, नहीं आया समझ में, और प्लस कितना आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। आ गया समझ में। अब जरा थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, ये ए क्रॉस बी कैप की वैल्यू आ गई, ये समझ में नहीं आ गया, आगे समझ। अब हम करेंगे क्या, इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे, इतना तो समझ में आ गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब जरा ये बताइए मुझे, बी नो दैट, ध्यान से सुनना भाई, बी नो दैट ए कैप क्रॉस बी कैप का फार्मूला क्या होगा, ये भी आपको पता होगा, मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप, ये तो समझना, मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप। अब ध्यान सुना, इनटू साइन अल्फा प्लस बीटा, बीच का कोण यूज करेंगे, और इनटू एन कैप, इतना तो दिख रहा है। अब जरा दिमाग लगाइए, इन दोनों का मापांक, इन दोनों का मापांक एक, इकाई सदिश का मापांक एक, तो ये हट गया, एक हो गया, और यहाँ कितना बच रहा है बेटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू एन कैप बराबर ए कैप क्रॉस बी कैप। अब सुनना, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर एन कैप, ए क्रॉस बी कैप की वैल्यू समीकरण 1 से क्या है, माइनस के कैप साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप बता दीजिए कि इधर से एन कैप हटाना है, इधर से के कैप हटाना है, तो क्या करूं, दोनों पक्षों में मापांक ले लूंगा। जैसे मैं दोनों पक्षों में मापांक लूंगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा एन कैप बराबर माइनस का के कैप साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब सुनिए, एन ये तो बाहर हो जाएगा माठ का, और एन कैप का मापांक एक, तो ये कितना बन गया बेटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, इधर माइनस का माठ प्लस माइनस का माठ, के कैप का माठ प्लस का एक, के कैप का माठ, और एक आई सदिश का मापांक एक होता है, तो कितना आ गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्या सिद्ध हो गया भाई, हाँ ये प्रूफ हो गया। चलिए सब लोग कॉपी, समझ में नहीं आया क्या, आ गया सब, चलिए कॉपी करें सब लोग। चलिए अगली हेडिंग लगाइए आप लोग। अगली हेडिंग है क्या, जरा दिमाग लगाइए, देखो देखो मैं इसी में सुधारूंगा, लेकिन आप दोबारा करिएगा। सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए, यहाँ का एंगल माइनस होगा तो ये चिन्ह माइनस होगा, तो यहाँ का चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब आपके पास, अब हमें करना क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना दिखाना है, अल्फा माइनस बीटा। तो 100% ये चित्र फेल हुआ कि सही चल गया, अरे ये चित्र सही है कि गलत है, अब गलत है, अर्थात वेक्टर ए वेक्टर बी के दोनों एक सच के ऊपर बनाएंगे। चलिए बनाइए, ये जल्दी से हेडिंग लगाइए, लग गई भाई हेडिंग। ये अल्फा ये बीटा, ये बीच का कोण अल्फा माइनस बीटा। इसकी इकाई सदिश आई कैप, चित्र बन गया, चित्र बनाइएगा, पहले हेडिंग लगाइएगा फिर चित्र बनाइएगा। बाकी कुछ ना लिखिएगा, हेडिंग लगाइए चित्र बनाइए। बोलो, माना एक्स तथा वाई एच की इकाई सदिश क्रमशः आई कैप तथा जे कैप है। माना एक्स तथा वाई एच की इकाई सदिश क्रमशः, माना एक्स तथा वाई एच की इकाई सदिश क्रमशः आई कैप तथा जे कैप है।
एक्स एच तथा वाई एच की इकाई सदिश क्रमशः आई कैप तथा जे कैप है, तथा वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के एक्स एच से झुकाव क्रमशः, तथा वेक्टर ए और वेक्टर बी तथा वेक्टर ए और वेक्टर बी के एक्स एच से झुकाव क्रमशः, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के एक्स अक्ष से झुकाव क्रमशः, एक्स अक्ष से झुकाव क्रमशः अल्फा तथा बीटा, झुकाव क्रमशः अल्फा तथा बीटा, झुकाव क्रमशः अल्फा तथा बीटा। अब ध्यान सुनिएगा, अब देखो है क्या फर्क, क्या वेक्टर ए की इकाई सदिश सेम होगी, इसके सेहत में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन वेक्टर बी की इकाई सदिश बदल जाएगी, क्योंकि वेक्टर बी भी प्रथम चौथांश में और इसमें आई कैप जे कैप पॉजिटिव यूज हो रहा है, अर्थात यहाँ का चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब जरा ध्यान, अब मैं एक राशि भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो ये प्लस है। अब ध्यान से सुना, गुणा देखना, आई क्रॉस आई की वैल्यू आपसे पूछना बेवकूफी भरा कदम है, आई क्रॉस आई की वैल्यू 0, आई क्रॉस जी प्लस के कैप, तो ये प्लस आएगा, ये चिन्ह हट जाएगा, नहीं ऐसा। अब फिर देखना जे क्रॉस आई माइनस के कैप, राइट है भाई, नहीं आया समझ में। अब सुनिए, ये तो बात समझ आ गया भाई। अब जरा दिमाग लगाइए, ये अब यहाँ से माइनस के कैप कॉमन लूंगा, माइनस के कैप, जैसे माइनस के कैप कॉमन लूंगा तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ गया, यहाँ का चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब सुनो, अब इसका फार्मूला लगाऊंगा, ए कैप क्रॉस बी कैप का फार्मूला, मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप, दोनों के बीच का कोण। अब दोनों के बीच का कोण क्या है, अल्फा माइनस बीटा इंटू एन कैप, क्लियर। फिर इसके बाद इन दोनों का मापांक एक, ये ऐसा आ गया, अरे ये ऐसा आ गया। अब फिर इसके बाद अब इसकी मैं वैल्यू डाल दिया हूँ, तो जब इसकी वैल्यू डालूंगा तो यहाँ का चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ का चिन्ह क्या है, यहाँ का चिन्ह माइनस है, ये साइन माइनस है, ये वाला माइनस है। अब देखिए यहाँ पे माइनस, ये चिन्ह क्या हो गया माइनस, और दोनों तरफ मापांक ले लिए, जैसे दोनों तरफ मापांक लिए तो ये चिन्ह माइनस, और माइनस के फिर भाग गया, ये चिन्ह माइनस से 2 के। चलिए कॉपी करो, फिर समझाऊं, क्या समझा दूं, जो सेम है वही फिर समझाना है क्या, कुछ बिल्कुल सेम है बेटा, क्या समझा दूं इसमें, कॉपी कर लीजिए। इनको दोनों को आप जरूर तैयार करेंगे, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं भाई, ठीक है भाई। लिखें क्वेश्चन, अब भाई क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखेंगे, यदि मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप बराबर मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, तो सिद्ध करें, तो प्रूव दैट, पीटी का मतलब प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए वेक्टर ए कैप तथा बी कैप परस्पर लंबवत परस्पर लंबवत। यदि ए कैप प्लस बी कैप बराबर ए कैप माइनस बी कैप, तो सिद्ध कीजिए ए कैप तथा बी कैप परस्पर लंबवत है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, आपको कुछ बात याद है कि यदि ए डॉट बी कभी 0 आ जाए तो हम क्या समझते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। इसका मतलब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जब 0 आएगा तब हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 कोण बनाते हैं। तो जब भी लंबवत सिद्ध करना हो, जब भी वेक्टर में लंबवत सिद्ध करना हो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे 0। कुल मिला के ए कैप बी कैप परस्पर लंबवत है, तो मुझे क्या लाने की जरूरत है, ए कैप डॉट बी कैप बराबर 0। जैसे ए कैप डॉट बी कैप बराबर 0 आ जाएगा, उसे हम तुरंत कह देंगे कि दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो गिवन क्या है, ज्ञात क्या है, जरा देखिए क्या ज्ञात है, लिखेंगे गिवन दैट ज्ञात है मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप बराबर मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। बोलो भाई, जब भी दो मॉड आमने सामने बैठे हों तो आज से ध्यान रखना, दोनों पक्षों को वर्क कर देना। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क करना, लिख दीजिए वर्क करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्क करूंगा तो ए कैप प्लस बी कैप का वर्ग ए कैप माइनस बी कैप का वर्ग। क्या समझ में, ये दोनों पक्षों का वर्क कर दिए। अब बहुत ध्यान से सुनना,
अच्छा, क्या पढ़े हैं? सदिश का मापांक वर्ग और सदिश का वर्ग होता है, अर्थात मापांक का चिन्ह हटा सकते हैं। अरे पढ़े ना आप लोग, याद करिए, वेक्टर ए का वर्ग और मॉड ए का वर्ग नहीं पढ़े हो? तो कहीं मॉड ए का वर्ग लिखा तो वेक्टर ए का वर्ग लिख सकते हो। तो मापांक और सदिश का वर्ग होता है ए कैप माइनस बी कैप का वर्ग। चलो अब इसको होल ऑफ स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे? ए कैप का वर्ग प्लस बी कैप का वर्ग प्लस 2a कैप डॉट बी कैप। अरे याद आया कि नहीं? इधर होल ऑफ स्क्वायर कैसे खोलोगे बताओ? ए कैप का वर्ग प्लस माइनस 2a कैप डॉट बी कैप। अब सुनो, इसका मतलब ये मॉड ऑफ ए कैप का वर्ग है, क्या समझ पा रहे हो? मॉड ऑफ बी कैप का वर्ग है प्लस 2a कैप डॉट बी कैप फ्रॉम मॉड ऑफ ए कैप का वर्ग प्लस मॉड ऑफ बी कैप माइनस 2a कैप डॉट बी कैप। बहुत ध्यान से सुनना भाई। इकाई सदिश का मापांक एक, तो इसका मापांक एक, तो एक धन एक, ये दो हो गया, प्लस का 2a कैप डॉट बी कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर भी इकाई सदिश का मापांक एक धन एक, इधर भी दो हो गया, माइनस 2a कैप डॉट बी कैप। और दो से दो मारे गए भाई, आप समझ नहीं पाए? अच्छा जरा सुनिए, इसका मतलब ये उधर जाके जुड़ गया 4a कैप डॉट बी कैप बराबर 0। इसका मतलब a कैप डॉट बी कैप बराबर कितना आ गया? 0। 4 कहाँ गया? आपको पता है 4 कहाँ गया? 4 ने मना किया कि मैं 4 0 बराबर नहीं होऊंगा, तो 4 0 बराबर नहीं लिया गया। हम लोग आम भाषा में क्या समझते हैं कि 4 का इधर भाग हो गया। समझना ठीक भी है लेकिन गलत भी है, क्योंकि भाग कैसे होगा? जो ऊपर गुणा, जरा दिमाग लगाइए। वही देखो, ये इसकी वैल्यू 0 तो 4 गुणे 0 उत्तर 0 हो गया। नहीं समझे आप? इसका मतलब 4 ने मना कर दिया 0 होने से, इसका मतलब अगले व्यक्ति को 0 बराबर होना पड़ा, क्योंकि टोटल उत्तर 0। अब ये क्या बताता है? ए कैप डॉट बी कैप क्या बताता है? अतः ए कैप परपेंडिकुलर बी कैप, ये लिख सकते हैं ए कैप और बी कैप परस्पर लंब है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। समझ में ना हो तो फिर बता दो एक बार। आ गया समझ? आ गया ना भाई समझ? हाँ, जहाँ समझ में आए तो तुरंत बताइए, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा कि समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सदिश विद द्वारा सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त पर बना, सदिश विद द्वारा सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। मतलब आधे वृत्त पे जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, बदनाम क्वेश्चन है। तो आप इसको जो भी आपको निशानी बनानी हो इस पर इंपॉर्टेंट के लिए बना दीजिएगा। ये भाई मेरी नज़र में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नज़र में भी इंपॉर्टेंट ही होना चाहिए इस क्वेश्चन को। ये क्या इसकी सीन है? हाँ भाई, कॉपी हो गया था पहले वाला क्वेश्चन कि नहीं हुआ था? हो गया था। इसको ध्यान से सुनना भाई। बोलो, देखो सुनना। एक कोई वृत्त है, आधा वृत्त है, समझ गए? ये आधा वृत्त है जिसका ये सेंटर हो गया, यहाँ पे ये ए है थोड़ी देर के लिए, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है मुझे कितना कोण दिखाना है? ये वाला एंगल 90 दिखाना है, और इसको उसी भी बना। अब बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। देखो, यदि आप चित्र में देखेंगे तो ओ ए ओ बी ओ सी ये तीनों बराबर होंगे। फिर सुनना, ओ ए ओ बी ओ सी ये तीनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि आधे वृत्त की त्रिज्या है। तो इसको मैं वेक्टर यदि ए मानूं, ध्यान से सुनना, इसको वेक्टर ए मानूं तो इसको माइनस वेक्टर ए मानूंगा। उसका रीजन क्योंकि परिमाण में बराबर है, दिशाओं में विपरीत है, इसलिए निगेटिव वेक्टर।
लेकिन इसको वेक्टर सी ही मानना पड़ेगा। रीजन परिमाण में तो ये भी बराबर है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत नहीं है ना, तो एक तरफ है। अभी आप समझ नहीं पाते मेरी बात को, फिर ध्यान से सुनिएगा। ये OA और OB दिशाओं में एक दूसरे के उल्टा है ना, तो इसको अलग वेक्टर मानने की जरूरत नहीं थी। एक को वेक्टर ए मानेंगे तो दूसरे माने से ही मान लेंगे, लेकिन इसको अलग मानना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए ना तो वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर सी का परिमाण ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। लेकिन वेक्टर बराबर नहीं है। क्यों नहीं वेक्टर बराबर है? क्योंकि दुनिया में दो वेक्टर तभी बराबर होते हैं जब परिमाण भी बराबर हो, दिशाएं एक तरफ हो। दिशाएं कहाँ एक तरफ है, इसलिए वेक्टर बराबर नहीं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर है, क्योंकि आधे वृत्त की त्रिज्या है। क्या समझ नहीं पाया? बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। नहीं है समझ? बोलिए भाई, आगे सुन। अब सुनना ध्यान से। लिखेंगे माना OA वेक्टर और वेक्टर है, OB वेक्टर और वेक्टर माइनस वेक्टर है, और OC वेक्टर और वेक्टर सी। अब बहुत ध्यान से सुनना। कारण लिख लो, क्योंकि OA तथा OC अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्योंकि OA तथा OC अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए मॉड ऑफ OA वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा मॉड ऑफ OC वेक्टर। इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर A बराबर मॉड ऑफ वेक्टर C। आप बोल सकते हैं A बराबर C, समीकरण 1 लगा दें। समझ में नहीं आया? क्यों बराबर हैं दोनों ये? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं। वेक्टर क्यों नहीं बराबर किए? वेक्टर क्यों नहीं बराबर लगा सकते? क्योंकि समान सदिश समान नहीं है, परिमाण वर्ष इनके बराबर है। समझ में आ गया? नहीं है क्या समझ? अब सुनो, देखो ये हम 90 अंश कोण लिख दिए हैं। इधर सुनना ध्यान से, ये 90 अंश कोण लिख दिए, जबकि इसके 90 को मुझे सिद्ध करना है। इसका मतलब अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण सिद्ध करना है। इसका मतलब ये कोण मुझे कितना दिखाना है? 90। यदि मैं AC वेक्टर निकाल लिया और BC वेक्टर निकाल लिया, ध्यान से सुनना, AC वेक्टर निकाल लिया और BC वेक्टर निकाल के इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 दिखा दिया, तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब उनके बीच का कोण। कुल मिला के मैं AC वेक्टर निकाल लूंगा और BC वेक्टर निकालूंगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर दिखाऊंगा? 0 के बराबर। यदि 0 के बराबर दिखा दिया तो कह दूंगा इनके बीच का कोण 90 अंश। तो कैसे निकालूंगा? जरा ध्यान से सुनना। त्रिभुज AOC में सदिश नियम से, बहुत भाई कनेक्ट रहे ना मेरे साथ, सदिश नियम से। त्रिभुज AOC में सदिश नियम से तैयार है? बोलो। देखो सदिश नियम से AC वेक्टर बताओ। AC वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? कहां शुरू करेंगे? AO प्लस का OC। अब बहुत ध्यान सुनना, OA बराबर वेक्टर है, तो AO माइनस वेक्टर है प्लस वेक्टर C। कुल मिला के AC वेक्टर बैठ गया, वेक्टर C माइनस वेक्टर है। समीकरण नंबर 2 लगा दो। अब त्रिभुज BOC में चलेंगे। BOC में, त्रिभुज BOC में सदिश नियम से त्रिभुज BOC में सदिश नियम से त्रिभुज BOC में सदिश नियम से सुनो, BC वेक्टर बाबू कोई बताएगा? BC वेक्टर? अरे BC वेक्टर 20 शुरू होगा, BO वेक्टर प्लस OC वेक्टर। अब बहुत ध्यान सुनना, OB वेक्टर कितना है? माइनस है, तो BO प्लस का हो जाएगा। अर्थात ये BC वेक्टर और कितना बैठ गया? प्लस का वेक्टर A प्लस का वेक्टर C, अर्थात BC वेक्टर और कितना आ गया? वेक्टर C प्लस वेक्टर A। समीकरण नंबर 3 बना लो। 9। अरे समझ ना पा रहे हो तो मैं फिर से समझाऊं। AC वेक्टर डॉट BC वेक्टर निकालेंगे भाई। अब ध्यान से सुनना,
देखो ए सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। ए सी वेक्टर और डॉट बी सी वेक्टर, जरा ध्यान से सुन, ध्यान से देखो, सी प्लस ए सी माइनस ए, वेक्टर सी का वर्ग माइनस वेक्टर। क्या ये मैं थ्योरी में आपको ऑपरेशन बताए थे ऐसे? अरे सी प्लस ए सी माइनस ए, वेक्टर सी का वर्ग माइनस वेक्टर ए का वर्ग। और सदिश का वर्ग बराबर मापांक वर्ग, जब भी वर्ग लगा हो तो वेक्टर का चिन्ह हट जाता है। और समीकरण 1 से क्या है, ए बराबर सी, सी और ए आपस में क्या है, बराबर है, अर्थात सी की जगह ए डाल दूं। नहीं आया समझ में? कहाँ से? समीकरण 1 से। आ रहा समझ में कि फिर समझाऊं? तो ये कट के क्या हो गया, 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ए सी वेक्टर परपेंडिकुलर बी सी वेक्टर, अतः अर्ध वृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समझ में ना तो एक बार और समझाऊं? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आप कॉपी करिए। सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका आधार पर लंब होती है। प्रश्न इसी तरह पेपर में लिख के आएगा। ये बात आपको बता देता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो क्वेश्चन बना है वो वेक्टर मेथड से ही, वेक्टर मेथड से ही सिद्ध करना है। आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं आपस में, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? सपोज दैट ओ ए बी, थोड़ी देर के लिए ओ ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है। जरा सुन लो, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर, अर्थात ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? तो वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर नहीं है, लेकिन इनके मान बराबर है। आप भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो इसकी लंबाई बराबर होगी। लंबाई का मतलब इसका मान बराबर है। इसका मतलब वेक्टर ए डज नॉट इक्वल वेक्टर बी, किंतु मान ऑफ ए बराबर मान ऑफ वेक्टर बी, ये बराबर है। सिद्ध क्या करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका है, ये बेटा क्या है, ये बिंदु सी हो गया भाई, बिंदु सी, ये माध्यिका है। ये क्या है? माध्यिका, ये माध्यिका। ये क्या है बेटा? आधार। तो प्रूफ क्या करना है? समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका आधार पे क्या होती है, अर्थात ये कोण 90 अंश दिखाना। आपकी खोपड़ी में नहीं आया, आगे समझ। अब एक ऐसे सवाल को सिद्ध करेंगे, जरा दिमाग लगाइए। देखो चित्र बन गया, इधर देख लीजिए, पूरा शेड्यूल समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे सिद्ध करेंगे फिर मैं आपके साथ बताता हूँ। इधर देखिए सब, देखो ये कोण 90 दिखाना है। इसका मतलब मैं ए सी वेक्टर ज्ञात करूं और बी सी वेक्टर, ये ओ सी वेक्टर ज्ञात करूं, सॉरी क्या ज्ञात करूं, ओ सी वेक्टर और ए बी वेक्टर। क्या ज्ञात करूं? ओ सी वेक्टर और ए वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दूं। डॉट प्रोडक्ट जैसे 0 दिखा दिया तो समझ गए कि कोण कितना बन गया, 90 अंश। अब सी क्या है? मध्य बिंदु। क्यों मध्य बिंदु? क्योंकि माध्यिका। नहीं आया समझ में? आगे समझ में तो लिखेंगे, माना ओ वेक्टर और वेक्टर ए, ओ बी वेक्टर और वेक्टर बी। अब कारण लिखेंगे, क्योंकि ओ ए बी, क्योंकि त्रिभुज ओ ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी, अर्थात ए बराबर बी। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। बोलो, देखो अब सुनो, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में लैम्डा में प्रमेय से, लैम्डा में प्रमेय से, त्रिभुज ए ओ बी में लैम्डा में प्रमेय से। अब सुनो, जब त्रिभुज ए ओ बी में लैम्डा में प्रमेय लगाएंगे तो जरा ध्यान सुनेगा। ओ सी वेक्टर, आपको सबको पता है कि बिंदु सी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, तो ये दोनों रेशियो, इसका मतलब ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बटे 2। जब भी मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं तो शीर्षों के सदिश जोड़ के 2 का भाग नहीं कर देते। इसका मतलब कितना बैठ गया? ओ सी वेक्टर और बैठ गया 1/2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या समझ में आया कि नहीं आया? इसको समीकरण 1 लगा लो। नहीं है समझ? अब जरा दिमाग लगाइए। त्रिभुज ए ओ बी में सदिश नियम से चलेंगे। अब सदिश नियम से
लिखे भाई नहीं, कब कॉपी करेंगे आप, लिखते रहने साथ साथ। देखो सदिश नियम से ए बी वेक्टर, बताओ अच्छा ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर, अरे ए बी वेक्टर ए से शुरू होगा, क्या होगा? ए ओ प्लस का ओ बी, और ए ओ क्या होगा? ओ ए है तो ए ओ क्या होगा? माइनस ए प्लस का वेक्टर बी। इसका मतलब ए बी वेक्टर कितना बैठ गया? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। समीकरण नंबर 2 लगा दो, नहीं ये 2 और 3 लगाओ भाई। अब देखो हमें करना क्या है, इन दोनों को क्या करूं? आप हवा में हो क्या? इन दोनों को क्या करूंगा? कौन सा गुणा करूं? नहीं देखो, हाँ वेक्टर में गुणा नहीं बोला जाता, वेक्टर में 2 तरह का गुणा होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अदिश गुणन, सदिश गुणन, कौन सा गुणा? अदिश करूंगा। नाउ ओसी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, तो 1/2 वेक्टर ए प्लस बी इंटू वेक्टर बी माइनस बी। अब सुनिएगा, ओसी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर 1/2 बाहर कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे जरा ध्यान सुनिए, वेक्टर बी का वर्ग माइनस वेक्टर ए का वर्ग, कुछ ऐसे बन जाएगा। ओसी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर बराबर 1/2। बताओ इसको क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस, अरे सदिश का वर्ग मापांक का वर्ग, वेक्टर का चिन्ह हट जाता है। अब समीकरण 1 से देखो, ए बराबर क्या है? ए और बी, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, तो वैल्यू क्या होगी? अरे इसकी जगह ये भरूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कट नहीं जाएगा, कहाँ से 0 हो गया? समीकरण 1 से। इसका मतलब ओसी वेक्टर डॉट क्या गया? ए बी वेक्टर बराबर 0। ये लाइन आपको क्या बता दी है? अतः ओसी वेक्टर परपेंडिकुलर ए बी वेक्टर। इसका मतलब ओसी ए बी के लंबवत है, जो कि यही सिद्ध करना था। नीचे लिख दीजिए, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका आधार पे लंब होती। नीचे यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका आधार पे लंब होती। अगला क्वेश्चन देखें। सवाल समझ में आया कि नहीं है? नहीं है समझ? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं आपस में बराबर हैं, तो सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए वह त्रिभुज समद्विबाहु है। तो सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए तो सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए तो सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज समद्विबाहु है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है भी। चलिए बोल, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे मैं आपको सामने समझाने की कोशिश करता हूं भाई। बिल्कुल
बिल्कुल सरल क्वेश्चन, यदि आप कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गए तो बिल्कुल सरल है, अथवा क्वेश्चन थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा फिर आपके ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि कोई त्रिभुज है, अभी नहीं कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न की भाषा पकड़िएगा, प्रश्न की भाषा क्या कह रहा है कि एबीसी कोई त्रिभुज है। बहुत ध्यान सुनना भाई, एबीसी कोई त्रिभुज है, कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं आपस से बराबर है, पहली माध्यिका है बीडी और दूसरी माध्यिका है सी। अरे समझ में नहीं आया? यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं आपस में क्या है, अर्थात बीडी की लेंथ बराबर सी की लेंथ, क्वेश्चन के अनुसार। नहीं समझ पाए आप? करेक्ट, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं आपस में बराबर हैं, अर्थात ये दो माध्यिकाएं हैं, बीडी माध्यिका है तो डी क्या हो गया, मध्य बिंदु, नहीं पकड़ में, और ई भी मध्य बिंदु हो गया, तो दोनों माध्यिकाएं बराबर, माध्यिकाएं बराबर का मतलब उनकी लेंथ बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर है। समझ में आ गया? तो सिद्ध कीजिए वह त्रिभुज समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं आपस में क्या दिखाएं, तो इसको मैं वेक्टर ए मान लूं और इसको वेक्टर बी मान लूं, इसका होता है ए बराबर बी सिद्ध करेंगे। अभी समझाता हूँ, चित्र बना लीजिए, उसे समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ? बोलना मना है क्या? बोलो। देखेंगे संलग्न चित्र में एबीसी कोई त्रिभुज है जिसकी दो माध्यिकाएं बीडी तथा सीई हैं। संलग्न चित्र में एबीसी कोई त्रिभुज है, संलग्न चित्र में एबीसी कोई त्रिभुज है, संलग्न चित्र में एबीसी कोई त्रिभुज है, एबीसी कोई त्रिभुज है जिसकी दो माध्यिकाएं बीडी तथा सीई हैं, जिसकी दो माध्यिकाएं बीडी तथा सीई हैं, जिसकी दो माध्यिकाएं बीडी तथा सीई हैं। ऑप्शन माना ए बी वेक्टर और वेक्टर ए और ए सी वेक्टर और वेक्टर बी। अब मैं करूंगा क्या, ध्यान सुनिएगा, मैं ए डी वेक्टर ज्ञात करूंगा, बी डी वेक्टर, दोनों माध्यिकाएं ज्ञात करूंगा ए डी और सी। तो त्रिभुज, ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज बी ए डी में सदिश नियम चलूंगा, सदिश नियम से। बहुत ध्यान सुनना, बताओ बी डी वेक्टर क्या होगा, इतना तो बता सकते हो। बी डी वेक्टर और बी ए प्लस का ए डी वेक्टर। अब ध्यान सुनना, बहुत भाई ध्यान से सुनिएगा। बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर कितना है, ए बी वेक्टर है तो बी ए माइनस वेक्टर है। अब ए डी नहीं बता पाओगे आप, डी क्या है, मध्य बिंदु एसी का, तो ए डी कितना होगा। अच्छा ए सी क्या है, वेक्टर बी, तो ए डी कितना होगा, ए डी वेक्टर बी बाई 2। इधर देखो, एसी देखो, एसी वेक्टर कितना है, एसी वेक्टर बी, और डी क्या है एसी का, तो डायरेक्शन तो ऐसे जा रहा है, तो एडी बराबर क्या होगा, वेक्टर बी बाई 2। क्या होगा, वेक्टर बी बाई 2। नहीं समझ पाए, आगे समीकरण एक लगा दी फिर समझाऊं क्या? अरे वेक्टर बी बाई 2 नहीं समझ में क्या? अरे इतने सवाल करा चुके भाई। त्रिभुज सी ए ई में सदिश नियम से त्रिभुज सी ए ई में सदिश नियम से, त्रिभुज सी ए ई में सदिश नियम से बोलो, सुनना।
बोल रहा हूँ भाई, देखो सी ए ई में सदिश नियम से सी वेक्टर, कोई बताएगा सी वेक्टर, सी वेक्टर सी ए वेक्टर प्लस, बहुत अच्छा, ए वेक्टर। और कोई बताएगा सी ए कितना होगा, सी ए माइनस वेक्टर भी नहीं आया समझ में, आ गया समझ, ये नहीं आया समझ। अब ध्यान से देखो, और ये क्या होगा, ए का डायरेक्शन सेम जा रहा है इधर, तो ए क्या होगा बताओ, वेक्टर। समीकरण नंबर 2 कर दें, आगे समझ। अब सुनिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या करा है, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं आपस में, इसका मतलब प्रश्नानुसार BD, ध्यान सुनना, प्रश्नानुसार BD बराबर C, वेक्टर नहीं बराबर है, वेक्टर कैसे बराबर होंगे, इनका डायरेक्शन एक दूसरे को काट रहा है। वेक्टर तो तब बराबर होते हैं जब परिमाण बराबर हो, दिशाएं एक तरफ हो, दिशाएं एक तरफ थोड़ो हैं। तो ये दोनों माध्यिकाएं आपस में क्या है, बराबर। अब ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलूंगा उस बात को पकड़ना और जवाब देना भाई, बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं यदि मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं तो समीकरण 1 और 2 का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब समीकरण 1 और 2 को प्रयोग करने के लिए दोनों तरफ वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब वेक्टर लगा रहा हूं तो ये मुझे मिला के दे रहा है, क्योंकि वेक्टर लगा रहा हूं तो स्टेप गलत हो रहा है। यदि वेक्टर लगा दिया तो मापांक बराबर है, लेकिन दिशाएं उधर है, तो वेक्टर लगा नहीं सकता। यदि वेक्टर लगाया तो गलत हो जाएगा, नहीं लगाऊंगा तो सवाल नहीं लगेगा, तो अब क्या करूं। अरे मापांक तो पहले से पागल, ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हो तुम, पता है आप लोग क्या कर रहे हो, वही बात कर रहे हो कि हाँ ये तो वही लिखा हुआ है, नहीं समझ पाए आप, ये वही लिखा हुआ है भाई, देखने का अपना नजरिया अलग अलग है। अब क्या करूं, भावनाएं तो पकड़ गए, क्योंकि वेक्टर नहीं लगाएंगे तो समीकरण 1 और 2 से मान नहीं डाल पाएंगे, और जो लगा रहे हैं तो गलत हो रहा है स्टेप। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि समान सदिश हो जाएंगे। तो क्या करें कि वेक्टर लगा भी दें और स्टेप भी सही बना रहे। मापांक तो पहले से भरा है यार, वो तो मापांक के पीछे क्यों पड़े हो, बेवकूफी वाला बात ना किया करो। मापांक ही तो भरे हैं दोनों तरफ, वेक्टर तो भरा ही नहीं है, मतलब अदिश रास भरा, अदिश को सदिश बनाना है। अब किसी तरह सोच लो जल्दी से, आप नहीं सोच पाओगे। देखो इधर इधर देखो, एक फार्मूला बताए थे, सदिश का अदिश का वर्ग और मापांक का वर्ग, सदिश का वर्ग और मापांक का वर्ग, नहीं आए समझ में। इसका मतलब दोनों पक्षों का पहले वर्ग कर दें। वर्ग करने से फायदा क्या होगा, इधर ध्यान सुनना, BD का वर्ग बराबर C का वर्ग। बताइए वर्ग करना कुछ गलत है क्या। और जब वर्ग लगा हो तो चाहो तो वेक्टर लगा दो, चाहे तो वेक्टर हटा दो। भूल गए फिर से आप, क्योंकि जो वर्ग का मतलब मापांक ही है, वो सदिश राशि बनी कहाँ है, अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब अब मैं वेक्टर लगा दूं, तो जब भी दोनों तरफ का वेक्टर लगाना हो तो एक ही चारा आपके पास, वर्ग कर दो दोनों तरफ, बस, बाकी कोई उपाय ही नहीं। अब भी नहीं समझ में आ गया, आगे से अब मान डाल रहा हूँ। BD का मान क्या बेटा, माइनस वेक्टर है प्लस वेक्टर B/2 का वर्ग, इसकी वैल्यू माइनस का वेक्टर B प्लस वेक्टर A/2 का वर्ग। देखो इसका वर्ग जरा खोलिए, वर्ग खुलाइए, वर्ग वेक्टर A का वर्ग क्या रहा बेटा, वेक्टर A का वर्ग। अच्छा डायरेक्टर तो समझ जाओगे, वेक्टर A का वर्ग का मतलब A स्क्वायर, समझ गए, नहीं समझ में आया। इसका वर्ग करूंगा तो B का स्क्वायर प्लस बटे 4, समझ में आ गया, प्लस 2AB होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस A.B आ गया। क्लियर कि नहीं भाई। इधर देखिए, इधर B का वर्ग B स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या होगा A स्क्वायर बटे 4 माइनस फिर A.B हो जाएगा। दोनों तरफ के A.B मारे गए, ये दोनों मारे गए भाई। अब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4 इधर पक्षांतर कर दीजिए, और B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे 4 इधर ले आओ। 3/4 A स्क्वायर, 3/4 B स्क्वायर आ गया, 3/4 से 3/4 मारे गए, A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, ये A बराबर B आ गया। आप समझ नहीं पा रहे हो, A बराबर B का मतलब इसका मापांक आ गया, इसका मापांक, अर्थात A का मतलब AB और इसका मतलब AC। AB और AC आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया। कुछ समझ में नहीं आया क्या बेटा, बोलना बस नहीं, तुम नहीं आया समझ में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पता है क्वेश्चन स्टूडेंट से कहाँ गलत होगा, यहाँ गलत होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा मैं वेक्टर कैसे बनाऊँ।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि वेक्टर ए बराबर a1 कामा a2 कामा a3 और वेक्टर बी बराबर b1 b2 b3, यदि वेक्टर ए बराबर, सुनो भाई, यदि वेक्टर ए बराबर a1 a2 a3 और वेक्टर बी बराबर b1 b2 b3 तथा दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा, तथा दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है, तो सिद्ध करें। तो प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा बराबर, लिख रहा हूं भाई, तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर a2 b3 माइनस का a3 b2 का वर्ग प्लस a3 b1 माइनस का a1 b3 का वर्ग प्लस a1 b2 माइनस का a2 b1 का वर्ग डिवाइड बाई पहले ब्रैकेट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। कुछ ऐसी कहानी बैठ गई है, अब सुनना सब लोग ध्यान से। देखो क्या करेंगे, सुनिएगा, बोले। देखो मान लेंगे, माना एक्स एच की इकाई सदिश आई कैप, वाई एच की इकाई सदिश जे कैप, माना एक्स एच की इकाई सदिश आई कैप, वाई एच की इकाई सदिश जे कैप तथा जेड एच की इकाई सदिश के कैप। अतः वेक्टर ए बराबर क्या होगा, कोई बताएगा? वेक्टर ए करवाओ, वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप a3। इसका मॉड ऑफ वेक्टर ए कोई बता सकता है? मॉड ऑफ है कितना होगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। वेक्टर बी रहा कितना बैठेगा? इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से बना सकते हो 3D में, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना बैठेगा? b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ये इतना बैठ गया। बोलो, सुन। अब हम करेंगे क्या, मैं दिखाता हूं। बी नो दैट लिखेंगे, बी नो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का सूत्र क्या होता है, आपको पता है कुछ? मॉड ऑफ ए वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, बीच का कोण थीटा दिए, देखो बीच का कोण साइन के साथ भरते हैं इंटू एन कैप। याद आया कि नहीं? कुल मिला के ए क्रॉस बी बराबर कितना बैठ गया? ए बी साइन थीटा एन कैप। याद है कि भूल गया? अरे भूल गया क्या? दोनों तरफ मापांक ले लूं तो ए बी साइन थीटा एन कैप बैठ गया।
ये इतना बैठ गया भाई, समझ में नहीं आया क्या? ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप, माड ले लिया दोनों तरफ। इसे दोनों तरफ माड लूंगा तो माड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर बैठ जाएगा ए बी साइन थीटा। क्लियर है नहीं भाई? बोल नहीं रहे हो भाई? अब दोनों पक्षों का जरा वर्क कर दीजिए। वर्क करूंगा तो ए क्रॉस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है जरा ध्यान से सुनना। साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का वर्ग बटे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको समीकरण 1। अब डेटा डालना है यहाँ पे सारा, इतना लिख लीजिए फिर बता रहा हूँ। इस समझ में नहीं आएगा? नहीं है सर? सुनना, ध्यान से सुनो। जो प्रूफ करना है उसका देखो एलएचएस मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं ये और ये वैल्यू तो आपको पहले ऑलरेडी पता है, ये देखा जाना है। ये एक्चुअल में लिखा है मॉड ऑफ वेक्टर ए का वर्ग, मॉड ऑफ वेक्टर ए का वर्ग। और जैसे इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा। इसका मतलब ये नीचे भी दोनों मिल गए। अरे इसकी वैल्यू क्या होगी? यही तो होगी, इसका रूट हटेगा। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तमाशा ये बचा है। तो अब मैं ए क्रॉस वेक्टर बी भरूंगा। तो जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भरूंगा, ध्यान से सुनना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब भरूंगा तब सुनिएगा। ए क्रॉस बी कैसे भरते हैं? सारणी बनाते हैं, आई कैप जे कैप, ठीक है। वेक्टर ए के कोएफिशिएंट सोचो, a1 कहाँ लिखा है? a1 a2 a3, क्या आ गया? a1 a2 a3। फिर समझ में नहीं आया? आ गया r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जब इसका r1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू, सुनना ध्यान सुनना, i कैप कॉमन, और क्या आएगा? a2 b3 माइनस a3 b2, फिर माइनस का j कैप कॉमन। तो माइनस का j कैप कॉमन तो a1 b3 माइनस का a3 b1, फिर प्लस का k कैप कॉमन, ये और ये उड़ा, a1 b2 माइनस का a2 b1। अब सुनो भाई, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन में इसकी थोड़ा सा और सुधारना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि जो सिद्ध करना है ना, इधर देखिए, ये समझ में आया कि नहीं? जो सिद्ध करना है तो ये वाला देखो, ये वाला जहां मैं उंगली रखा हूं, इधर देखे सब लोग। a3 b1 पहले है, ये पहले है, ये देखो बीच में देखो, ये पहले ये बाद में। तो यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस प्लस, ये उल्टा कर दो जल्दी से। अर्थात ये आई कैप a2 b3 a3 b2 प्लस का j कैप, इसको लिखूंगा मैं a3 b1 माइनस का a1 b3 प्लस का k कैप a1 b2 माइनस का a2 b1। अब इसका माड वालों, कितने लोगों को माड पता है? अरे माड क्या होता है? अरे फिर माड, मैं हिंदी तुम इंग्लिश, ये क्या बोला करते? पर्यायवाची पढ़ रहे हैं क्या आप लोग? किसी वेक्टर का माड कैसे ज्ञात करते हैं? हाँ, अब शांत रहो। आई कैप की गुणांक का वर्ग, जे कैप की गुणांक का वर्ग, और a2 b3 माइनस का a3 b2 का वर्ग प्लस a3 b1 माइनस का a1 b3 का वर्ग प्लस a1 b2 माइनस का a2 b1 का वर्ग। सच बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में। अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का वर्ग, इधर वर्ग करूंगा तो इधर डेटा, ये इधर रूट हट जाएगा, a2 b3 माइनस का a3 b2 का वर्ग प्लस a3 b1 माइनस का a1 b3 का वर्ग, a1 b2 माइनस a2 b1 का वर्ग। ठीक है भाई, ये आ गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बहुत। अब देखो, अब आप कर सकते हैं, इधर देखिए ध्यान से। अब लगा ले, देखो समीकरण 1 से चलूंगा, नहीं ऐसा नहीं। तो जब समीकरण 1 से चलूंगा तो इधर क्या लिखा है? वो देखो लिखा साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू डाल दूंगा ऊपर, अरे ये वैल्यू ऊपर डाल दूंगा। ये जो निकाला हूं
इसको डालूंगा तो देखिए मिल गया पूरा, और ये इसकी वैल्यू क्या है, इसका वर्ग होगा तो ये मिल जाएगा, b का वर्ग इसका वर्ग हो गया, मिल गया, सिद्ध हो गया। देखिए समीकरण 1 से सारा वैल्यू डाल दीजिए, टेंशन खत्म। फिर समझाऊं क्या, आगे समझ में लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से चलिए ये प्रूफ हो जाएगा सब, ये वाला डेटा यहाँ डाल दीजिए और ये दोनों डेटा यहाँ से, इसका वर्ग होगा तो ये रूट हट जाएगा, इसका ये रूट हट जाएगा, क्वेश्चन सिद्ध हो गया। समझा क्या भाई?